तो दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पीटीएफ सिविल सर्विस में स्वागत है। आज हम बीपीएससी से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। जैसे 66 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है और इसको ध्यान में रखते हुए हम 30 सितंबर की तैयारी में लगना है। हमें जो 69वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा हो रही है 30 सितंबर को, उसके लिए हमें इसे ध्यान में देखते हुए हमें तैयारी में करना है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य यानी सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए, सभी के लिए एक कानून व्यवस्था हो और सभी के लिए एक न्यायतंत्र हो। ये विधि का नियम या विधि का या कानून का अधिराज्य का मतलब होता है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में संविधान के अनुच्छेद 14 में समता के अधिकार के तहत विधि के समक्ष समानता, विधियों का सम्मान, संरक्षण प्रावधान किया गया है। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है। कोई भी व्यक्ति भारतीय राज्य व्यवस्था कानून के ऊपर नहीं है, सारे लोग उसके अंतर्गत आते हैं। तथा प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसकी अवस्था या पद कुछ भी हो, प्रत्येक भारतीय नागरिक है जिसका चाहे उसकी अवस्था हो, किसी बड़े पोस्ट पर हो, पद पर हो, देश की सामान्य विधियों के अधीन, सामान्य विधि के अंतर्गत या साधारण न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर ही उन्हें कार्य करना है। उन्हें कानून के बाहर कोई कार्य नहीं वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो नंबर क्वेश्चन में पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद 5 के तहत दी गई है? भारतीय राज्य व्यवस्था में पंचायती राज संस्थाओं का 29 विषय दिया गया है। जो 29 विषय की जो सूची है अनुच्छेद कितना में है? 5 के कितना में है? भाग 5 के कितना में है? आंसर होगा डी यानी 243 के जी में है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची का वर्णन अनुच्छेद 243 के जी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तिहत्तरवें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तिहत्तरवें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई। उसके पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया। इस अनुसूची में कुल 29 ऐसे विषय हैं जिनके संबंध में पंचायतों को अनिवार्य रूप से शक्तियों का हस्तांतरण किया गया है। या पंचायत व्यवस्था को अनिवार्य रूप से 29 विषय को हस्तांतरित किया गया है।
अनुच्छेद 243 जी कहता है कि इनमें 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 एच में पंचायतों को कर अधिरोपित करने की शक्ति का उल्लेख है। यानी अनुच्छेद 243 एच कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था कर का आरोपित कर सकती है। अनुच्छेद 43 ई में पंचायतों के कार्यकाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 243 के ई में पंचायती राज व्यवस्था के कार्यकाल का उल्लेख है कि उनका कार्यकाल कितना वर्ष तक का होगा, यानी 5 साल का होता है, जो 5 वर्ष निर्धारित है। अनुच्छेद 243 च में पंचायत सदस्यों की निर्भरताओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 243 के च में पंचायत सदस्यों की निर्भरताओं का उल्लेख है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 3 कहता है कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ, यानी नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ। ऑप्शन में है 11 दिसंबर 2018, 11 दिसंबर 2019, 11 अक्टूबर 2019, 11 अक्टूबर 2020। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा बी, 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून पारित हुआ। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। नागरिकता संशोधन कानून 11 दिसंबर 19 को पारित किया गया। नागरिकता कानून अधिनियम 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया तथा इसके तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी धर्म वाले लोगों को नागरिकता दी जाएगी। और इसमें कहा गया कि अगर बांग्लादेश से कोई, इसके तहत बांग्लादेश से लोग आ रहा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले हिंदू हो या सिख हो या बौद्ध हो या जैन, पारसी धर्म वाले लोगों को भारत में नागरिकता दी जाएगी। इस विधेयक में यह प्रावधान भी किया गया है कि पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक यदि 5 साल से भारत में रह रहे हैं तो वे अब भारत के नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। गया कि इस विधेयक में यह भी प्रावधान किया है कि पड़ोसी देश, यानी कोई अन्य, जैसे नेपाल का हो गया, पाकिस्तान का हो गया, चाइना का हो गया, वो लोग अल्पसंख्यक यदि 5 साल से भारत में रह रहा है, 5 साल से पूर्व भारत में रह रहा है, उन्हें भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। पहले भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 11 साल भारत में रहना पड़ता था। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था। जो प्रवासी 31 दिसंबर 2014 से जो पड़ोसी देशों का लोग हो या किसी अन्य देश का लोग हो, जो 31 दिसंबर 2014 से भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, अब भारतीय नागरिक हेतु आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट, तिहत्तरवें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? ये कहा जा रहा है इसमें कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत आरंभ जो किया गया किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था। ऑप्शन में है 61वें संविधान संशोधन, 62वें संविधान संशोधन, 63वें संविधान संशोधन
64वें संविधान संशोधन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा डी 64। यानी 73वें संविधान संशोधन का वैधानिक शुरुआत हो चुका था 64वें संविधान संशोधन के माध्यम से। नेक्स्ट डिस्कशन देख लेते हैं इसका। राजीव गांधी की सरकार ने पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए एल.एम. सिंघवी तथा थुंगन समिति, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी सरकार में पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था। एल.एम. सिंघवी तथा थुंगन समिति का गठन किया गया था, जिसके सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए 64वें संविधान संशोधन बिल पेश करवाया, जो पारित नहीं हो सका। 1992 में नरसिंह राव सरकार में इस विषय पर सक्रियता दिखाई और 73वें संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश करवाया, जो दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हो गया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 73वें संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पेश किया गया था। तो नरसिंह राव सरकार में प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पेश किया गया था। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है। यानी निम्न में से कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का विशेषता नहीं है। ऑप्शन में है स्वायत्तता, लोक सहभागिता, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तब विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय लोगों को आत्मविश्वास को बढ़ाया जाता है, स्वायत्तता के लिए, लोक सहभागिता के लिए स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाया जाता है ताकि विकेंद्रीकरण हो सके। तो इसमें स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, एक क्वेश्चन एक ऑप्शन गलत है। यहाँ पूछा जा रहा है विशेषता नहीं है, तो इसका विशेषता ये नहीं है कि स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये विशेषता नहीं है। इसका डिस्कशन उसमें से कथन विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं है, क्योंकि विकेंद्रीकरण में स्थानीय समुदायों को जागृत कर उन्हें सशक्त बनाया जाता है। स्थानीय लोगों को जागरूकता फैला कर उन्हें सशक्त बनाने का कार्य किया जाता है ताकि वो विकेंद्रीकरण की ओर अग्रसित हो सके। नेक्स्ट ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। रेगुलेटिंग एक्ट ऐतिहासिक था, चार्टर एक्ट
1833 ऐतिहासिक था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये भी ऐतिहासिक था। अब एक बता है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, यह ऐतिहासिक नहीं था। क्वेश्चन मार्क पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 ऐतिहासिक नहीं था। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955 का संवैधानिक विकास में कोई योगदान नहीं था। कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल एक्ट राइट्स एक्ट 1955 का संवैधानिक विकास में कोई योगदान नहीं था। अनुच्छेद 35 और 17 के अधीन संसद ने अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम 1955 पारित किया। 1935 नहीं, अनुच्छेद 35 और 17 के अधीन संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया था, जिसमें अस्पृश्यता के अपराध के लिए 500 रुपया दंडित या जुर्माना या 6 महीने की कारावास, ये दोनों का प्रावधान किया गया था। 1976 में इसमें संशोधन कर दंड को और अधिक कठोर बनाया गया। 1976 में इसमें और संशोधन कर कठोर बना दिया गया। इसका नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। अब जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 जो था, अब इसका नाम बदल करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। नेक्स्ट, सात क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? यानी भारत में जो निर्वाचन आयोग का नियुक्ति होता है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? राज्य निर्वाचन आयोग हो या भारत निर्वाचन आयुक्त हो, उनके नियुक्ति अनुच्छेद 324 के तहत किया जाता है। इसका डिस्कशन देखते हैं। अनुच्छेद 324 के तहत कहा गया है कि संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक मंडल तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा, जिसे निर्वाचन आयोग कहा गया। जो भी निर्वाचन नियमावली बनाना, उसमें से नियमावली में से किसी का नाम जोड़ना निकालना, ये सब किसका कार्य है? निर्वाचन आयोग का कार्य है। तो दोस्तों ये सेशन समाप्त होता है यहीं पर। आगे हम फिर नए लेकर के हम आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आप